अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह से पॉइंट ऑफ व्यू। आज ये जरा हम बात करेंगे इमरान खान की गवर्नमेंट की, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह से जो है वो गवर्नमेंट जो मुल्क को चलाने की नाकाम कोशिशें कर रही है। इसके अलावा अभी हमने रिसेंटली सुना, क्या बल्कि हमने पढ़ा, आपने भी देखा ही होगा आप लोगों ने भी, कि जी कोविड के लिए जो पैकेज था उसमें से भी 40 बिलियन जो है वो घोटाला कर चुकी है गवर्नमेंट। और उसके बाद कहा जाता है कि जी ये सादिक और अमीन है और इनके जैसा कोई आया नहीं। लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान की चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे मुल्क के अंदर के हालात हो, सब जगह पे नाकाम नजर आ रही है इमरान खान की गवर्नमेंट। जो इनको लेकर आए हैं जाहिर एस्टेब्लिशमेंट लाई है, फौज लाई है, कोई और तो है नहीं जो इनको ला सकता। और हमेशा पाकिस्तान में यही होता रहा है, इसी तरह से गवर्नमेंट्स बनती रही हैं। और अब देखते हैं कि जो इनको लाए हैं वो भी इनसे कुछ नाराज नाराज लग रहे हैं। बाजवा साहब का भी कुछ मूड ऑफ लग रहा है। लेकिन देखते हैं कि आगे इमरान खान साहब जो दिन बच गए हैं उसमें कौन सा कारनामा करते हैं। हमें जी आज ज्वाइन करेंगे लाहौर से हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं। आप सब उनको ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, देखते रहते हैं, अवैस इकबाल साहब। थैंक यू सो मच अवैस कि आपने ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू अवैस, आपको बहुत देखते रहते हैं, आपसे बहुत सीखते भी रहते हैं। आपकी ट्वीट्स वगैरह बड़ी बोल्ड होती हैं और आई एम हैप्पी कि चले कोई तो ऐसा है जो सच बात कर रहा है। वरना आपको पता है मीडिया को किस तरह से इमरान खान ने कंट्रोल किया है। वरना जी पिछली बिल्कुल। गवर्नमेंट्स भी करती थी, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही डरी हुई है। ऐसा नहीं कि पहले की गवर्नमेंट बिल्कुल खुला छोड़ देती थी, वहां पे भी होता था, हम्म, लेकिन अभी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम्म। आप किस तरह देखते हैं इमरान खान की गवर्नमेंट को? अभी जो रिसेंटली इन्होंने कोविड में भी जो है काफी पैसे घोटाला हो चुका है, बिल्कुल आगे क्या आरजू, फ्यूचर हम लग जब रहा है जी? करंट अफेयर्स पर बात करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम मोस्ट जो रीसेंट हैपनिंग है वहां से हम स्टार्ट करें। उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को रिवर्स में भी लेके जा सकते हैं, फॉरवर्ड में भी लेके जा सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं। आईएमएफ एक बहुत तवील अरसे से इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रहा था कि वो जो कोरोना रिलीफ फंड था उसका ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए, उसका हिसाब दिया जाए। और अब जो बाकायदा से माशाल्लाह से रियासत मदीना ने जो अपना हिसाब पेश किया है आईएमएफ को, उसमें इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जो 40 अरब रुपए की करप्शन हुई है कोरोना हैंडलिंग फंड्स के अंदर, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उस शख्स के ऊपर जिसे एक और शख्स ने सादिक और अमीन का खिताब दिया था। आपको याद होगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी, एनडीएमए, उसके लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब अचानक अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए। और यही वो अफजल साहब थे जिनको अक्सर लोग सोशल मीडिया पर प्यारे अफजल भी कहा करते थे। और ये इतने अफजल निकले कि उन्होंने 40 अरब रुपए की जो करप्शन है वो ये सीधी सीधी उनके जिम्मे आती है, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही वो बॉडी थी जो बाहर से आने वाले सारे फंड्स, सारे मास्क को डील कर रही थी, सारे इक्विपमेंट को डील कर रही थी। पाकिस्तान के अंदर जो हैंडलिंग थी, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन थी, सब की सब जो जिम्मेदारी थी वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल के ऊपर थी। लेकिन आपको याद होगा कि जिस तरह से आसिम सलीम बाजवा का पापा जॉन्स एम्पायर का स्कैंडल आया, तो एक छोटा सा इंटरव्यू किया वजीर आजम इमरान खान ने और कौम को बताया कि मैं आसिम सलीम बाजवा की वजाहत से मुतमईन हो गया हूं। तो मुझे यकीन है कि अनकरीब वो इसी तरह की एक सिमिलर स्टेटमेंट जारी करेंगे कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की वजाहत से मुतमईन हो गया हूं। और जो 40 अरब रुपए हैं, ठीक है, ये वरना कोई गवर्नमेंट मानती है कि उसकी करप्शन हुई है? ये या तो हामून जादूगर खा गया होगा या फिर ये मलिक गुदशान नामी कोहकाफ का जिन खा गया होगा। और आपको तो पता है कि हम जिन्नों को कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बल्कि मुझे जहां तक याद आ रहा है इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था, यही जो अफजल साहब हैं, कि जी एक एक पेशेंट पे 25 लाख इन्होंने कहा था कि पर जी पेशेंट हाँ, खर्चा जी हुआ हाँ, है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इन्होंने कहा था कि हम 25 लाख रुपए एक पेशेंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं। इन्होंने लाहौर के एक्सपो सेंटर के अंदर तकरीबन 9 अरब रुपए लगाकर एक फील्ड हॉस्पिटल भी तामीर किया था। और उस हॉस्पिटल के ऊपर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि जनाब हम एक पेशेंट के ऊपर 25 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, और उन 25 लाख में हम हर पेशेंट को दिन में 3 रोटियां, 3 किन्नू, 3 केले और 3 गिलास पानी देते हैं और चाय फ्री है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। लेकिन साथ साथ अगर हम अपनी इकोनॉमी को देखें और हमारे जो फाइनेंस कहना चाहिए मिनिस्टर हैं, वो भी बहुत लंबी लंबी फेंक रहे होते हैं और उनको भी ये कहना है कि जी कोई खास बात नहीं है और अब हर महीने 4 रुपए बढ़ा करेंगे फ्यूल पर।
मुझे मुझे आपने आपने पुराने जमाने के जाहिर है जो अंग्रेज अपने जहन में लाए जो पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में हुकूमत किया करते थे, तो शौकत तरीन साहब आपको विलियम लारोफ लगेंगे, और वो इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हम 4 रुपए 95 पैसे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा कर रहे हैं। अभी कल ये साहब जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज में डॉलर के ऊपर इजहार ख्याल कर रहे थे और कह रहे थे कि कहाँ है गुर्बत। मुझे तो कोई गुर्बत नजर नहीं आती, मैं जब भी किसी रेस्टोरेंट पे जाता हूं तो वहां पर लाइनें लगी होती हैं। यानी ये साहब इतने इस हद तक इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं। आपकी नजर से फहीम मुगल का वाकया गुजरा होगा, जो एक्सप्रेस टेलीविजन का कैमरामैन था, उसके 6 बच्चे आपने देखे होंगे कि जिस तरह से वो उनको जेडीसी से खाना लाकर खिलाता था, और खुद उसने आखिरी दिन दूध के पैसे नहीं थे और उसने खुदकुशी कर ली, और उससे चंद किलोमीटर के फासले पर ये शौकत तरीन जो है ये जाके लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है कि जनाब कहाँ है गुर्बत, और लोग बाकायदा मैकडोनल्ड्स में और केएफसी के ऊपर लाइनें लगाकर खड़े हुए। आई एम एक्सट्रीमली शेमफुल, और मैं अपने आप को बहुत बदकिस्मत समझता हूं कि मैं इस मुल्क में रहता हूं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और यहाँ पे कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो लोग काम कर सकते हैं, जो लोग बात कर सकते हैं या कोई पॉलिसी दे सकते हैं, उनको तो ये अपने साथ शामिल करते नहीं। हर चीज में मजहब को ले आना कहाँ तक सही समझते हैं आप अवैस? इसलिए कि पहले आपको बिल्कुल। याद होगा शुरू में इन्होंने एक जो इकोनॉमिस्ट रखे थे वो अहमदिया थे, लेकिन फौरन उनको निकाल दिया। अब मैं तो सिर्फ और सिर्फ मजहब को जो इमरान खान साहब ने अपनी एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का आगाज किया है, उसका अंजाम इतना खतरनाक होगा कि जिसका इन्हें अंदाजा ही नहीं है। आप अंदाजा लगाएं कि मजहब को वो बंदा ढाल बना रहा है जो अपनी नाजायज बेटी को, टैरियान को तस्लीम नहीं करता। मजहब को वो बंदा ढाल बना रहा है जो कुछ अरसे पहले तक उसके विकीपीडिया पेज के ऊपर सीता वाइट के साथ उसका रिलेशनशिप, क्रिस्टियन बेकर के साथ उसका रिलेशनशिप, उसकी बाकायदा बीच के ऊपर न्यूड वीडियोस मौजूद हैं, और वो बंदा मजहब को ढाल बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये लोग हमें कहते हैं कि किसी शख्स के माजी को नहीं कुरेदना चाहिए, तो अगर किसी शख्स का जो माजी है वो उसके हाल से लगा नहीं खाता और वो शख्स अपने माजी के ऊपर शर्मिंदा भी नहीं हमें दिखाई देता, तो हम कैसे ये तस्लीम कर सकते हैं कि वो वाकई मजहब के साथ उतना लगाव रखता है। वो एक कहते हैं ना कि अगर आप गरीबों के ऊपर, इब्न रुश्द ने कहा था, अगर आप गरीबों के ऊपर हुक्मरानी करना चाहते हैं, बेवकूफों के ऊपर हुक्मरानी करना चाहते हैं, तो आप मजहब का लिबादा ओढ़ लीजिए। और इमरान खान साहब ने यही मजहब का लिबादा ओढ़ा हुआ है। और आप यकीन करें ये इतने मजहबी हैं कि जब ये हल्फ उठा रहे थे तो इनसे बाकायदा अरबी आयात सही तौर पर प्रोनाउंस नहीं हो रही थी। और ये इतने मजहबी हैं कि 2 साल पहले जब इन्होंने ईद की नमाज पढ़ी तो पीछे घड़ी पर 3:45 बज रहे थे। बिल्कुल। और इनका यही हाल सब जानते हैं, और ये भी एक तरह का वैसा आपको लगता है कि सिर्फ सामने लोगों को दिखाने के लिए दिखावा है, क्योंकि लोग इतने बेवकूफ हैं हमारे यहाँ के कि यहाँ पे जिस तरह से हम लोग तालिबान को सपोर्ट दे रहे हैं, जिस तरह से टीएलपी टीटीपी को हम सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसके बाद आगे क्या रह जाता है कहने के लिए? मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त ब्रेलवी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन चुका है। कुछ अरसे पहले तक हाफिज साद रिजवी स्केड्यूल 4 के अंदर शामिल थे। हाफिज साद रिजवी की जमात जो है तहरीके लब्बैक, वो कलदम जमात थी, और फिर ये लोग सड़कों पर निकले, इन्होंने 11 पुलिस वाले कत्ल किए, इन्होंने बच्चों को यतीम किया, इन्होंने पूरे मुल्क को स्टैंड स्टिल किया। और उसके बाद साद रिजवी साहब जो है वो लॉन्ड्री से धुलकर बाहर निकल आए हैं और बाकायदा अब सियासी मुलाकातें कर रहे हैं। और इस मामले में मुझे जो सबसे ज्यादा मायूसी हुई है, मुझे इस बात पे मायूसी नहीं हुई है कि तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी और नासिर सलमान जाकर साद रिजवी के लिए गुलदस्ता लेकर गए। मुझे ज्यादा मायूसी ख्वाजा इमरान नजीर के ऊपर हुई, जिनका ताल्लुक पीएमएल-एन से है, और पीएमएल-एन को इस वक्त प्रैक्टिकली मरियम नवाज लीड करती हैं, और मरियम नवाज की जमात को सबसे ज्यादा नुकसान मौलवी खादिम रिजवी और उनकी तहरीक लब्बैक ने एस्टैब्लिशमेंट के इशारे पर पहुंचाया। उसके बावजूद मजहब इतना पावरफुल फैक्टर है कि वही ख्वाजा इमरान नजीर उसी साद रिजवी की खिदमत में फूल लेकर पहुंच गए, हालांकि ये लोग कातिल हैं। इनको पाकिस्तान के लाहौर के बड़े बड़े कारोबारी लोग सपोर्ट करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले जब ट्वीट किया था कि लाहौर का रहीम स्टोर जो है वो हाफिज साद रिजवी को और तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करता है, यहाँ से शॉपिंग ना करे, तो बाकायदा मुझे उसके ऊपर डेथ थ्रेट्स दिए गए। बिल्कुल ये होता है, क्योंकि ये डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए अवैस कि आखिर पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर रहा, कहीं से भी हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। हमारे जितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी हमसे नाराज हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी हम देख रहे हैं कि नहीं हर नहीं, जगह पे चाहे कौन।
हमारी सारी नेबरिंग कंट्रीज हमसे नाराज नहीं है, हमें बुहीरा अरब से कभी कोई शिकायत नहीं आई। बिल्कुल ठीक, लेकिन बाकी सब तो नाराज है। और अब हम अगर ये कहें कि इकोनॉमी पे भी कोई काम नहीं हो रहा, कब तक ये भीख मांग के चलाएंगे मुल्क को? मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर तक भीख मांगकर मुल्क को चला सकते हैं। यही वो एस्टेब्लिशमेंट है जो 16 दिसंबर 1971 के डॉन अखबार में भी कह रही थी कि वी विल फाइट टिल द लास्ट मोमेंट, और उस वक्त भी ये लोग सरेंडर कर चुके थे। आज आज विफाकी वजीर इत्तलात लाहौर में जब उनसे पूछा गया कि अब आलमी मंडी में जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो $86 फी बैरल से कम होकर 68 पर आ गई हैं कोरोना के नए वेरिएंट के खौफ की वजह से, तो आप इसका फायदा आवाम को कब देंगे? तो वो बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर कहने लगे कि वो जो फायदा है वो लोगों तक पहुंचने के अंदर 2 महीने लग जाएंगे। हालांकि जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये 15 दिन के नोटिस से हटकर 5 नवंबर को भी नोटिस कर देते हैं कि जनाब हमारे पास प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। अब जबकि प्राइसेस कम हो गई हैं तो ये इतने बेशरम, इतने ढीठ है, इतने मेरे मुंह से कुछ सुन लेंगे ये कि इनको कोई ख्याल ही नहीं है, लोगों की रगों से खून भी चूस रहे हैं। लेकिन वैसे ये टीम इन्होंने जमा कहाँ से की है इमरान खान ने? वैसे तो खैर मैं इमरान खान को भी सादिक और अमीन नहीं समझती, क्योंकि कई जगह पे चाहे उनका बनी गाला का घर हो या कुछ हो, कई जगह पे चाहे फॉरेन फंडिंग केस हो, उसके मैं हवाले से मैं वो नहीं आपको नहीं मैं समझती आपको कि। एक लेकिन ये पर्सनल फवाद एक्सपीरियंस शेयर, चौधरी। जी जी। मैं सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। हम फवाद चौधरी पर वापस आते हैं। मैं आपके साथ एक हाँ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। हाँ मैं पाकिस्तान के एक चैनल के ऊपर रात 10 बजे का प्रोग्राम करता हूं। तो मैं अक्सर एक बात जो तहरीक इंसाफ के गेस्ट से पूछा करता हूं वो ये है कि पिछले साल के आदादो शुमार के मुताबिक जो पार्लियामेंटेरियंस की डायरेक्टरी है, इमरान खान साहब ने 2,81,000 रुपए टोटल टैक्स दिया, 2,81,000 रुपए। तो मैं अक्सर सवाल करता हूं कि जब मैं 3,17,000 रुपए टैक्स देता हूं और मैं एक 5 मरले के किराए के पोर्शन में रहता हूं, 660 सीसी की गाड़ी चलाता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मुझे इमरान खान साहब से ज्यादा अमीर होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब मेरे से कम टैक्स देते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये कहते हैं कि नून लीग फ्लैट साबित करे मनी ट्रेल को लेकर, तो इमरान खान साहब के 2,81,000 और मेरे 3,17,000 रुपए अगर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि इमरान खान चोर है। मगर वो माने तब ना, वो तो उनके सारे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो अब तो उन्होंने कह दिया कि जी ओवरसीज पाकिस्तानीज के को घेर के ला रहे हैं ताकि वो उनके लिए कुछ बात करें। लेकिन मैं नहीं, जैसे फवाद चौधरी साहब की बात कर रही थी, फवाद चौधरी साहब हो गए या कोई भी दूसरे उनके मिनिस्टर्स, सब चाहे वो शहबाज गिल, मुझे वो कैरेक्टर भी समझ में नहीं आता। आपको समझ में आता हो तो बताएं कि आखिर ये है क्या जो अजीब अजीब स्टेटमेंट्स देते रहते हैं शहबाज गिल? असल में फवाद चौधरी ने पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन में एक बड़ा मजे का बयान दिया था कि जनाब ये मेरी तो नौकरी है। मैं फवाद चौधरी साहब को पर्सनली जानता हूं, ही इज अ वेरी सेन पर्सन। ठीक है, लेकिन ये वाकई उनकी नौकरी है, और वो जिस इस शिकंजे के अंदर किसी भी वजह से इस वक्त फंसे हुए हैं, तो ये वो सारी बातें करते हैं। वो मुशर्रफ के साथ भी रह चुके हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं। लेकिन जो जहां तक ये शहबाज गिल साहब की बात है, तो ये इंतहाई बेशरम आदमी है जो नेशनल मीडिया के ऊपर लोगों को कहता है कि हम बचपन में टोटे देखा करते थे। जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बताता चलूं कि टोटे जो है वो वीसीआर के जमाने में XXX न्यूड वीडियोस हुआ करती थी, और ये रियासत मदीना के वजीर आजम का मुआविन खसूसी है जो लोगों को बता रहा है कि हम बचपन में टोटे देखा करते थे। फवाद चौधरी साहब ने 5 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी कि साकिब निसार की ऑडियो असली या नकली होने का मैं कुछ नहीं कह सकता, और आज फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि साकिब निसार की जो ऑडियो है जाली है। इससे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम की हवास बाख्तगी का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रोज की बुनियाद पर अपना प्रिंसिपल स्टांस चेंज करते हैं, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं ना तो आपको याद नहीं रहता कि आपने पिछला झूठ क्या बोला था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा लास्ट में अवैस के ये जो आसिम सलीम बाजवा के भी एक केस निकला था और बड़ा अजीब, पापा जॉन्स पिज्जा ये वो, तो इसका क्या फ्यूचर है? क्या पूछा जाएगा इनसे? वैसे तो ये बहुत सारे मेडल लगाए होते हैं, जो हमसे अक्सर इंडियन फ्रेंड्स पूछते हैं कि जंग तो कोई जीती नहीं, मेडल किस बात के हैं? लेकिन फिर भी मुझे ये बताइए कि इस तरह से जो हमारे रिटायर्ड आर्मी के लोग अक्सर निकल रहे हैं, किसी का प्लॉट निकल रहा है, किसी का लंदन में कुछ है, किसी के ऑस्ट्रेलिया में जायदाद है, तो इनसे कभी भी कोई पूछा जा सकेगा या नहीं?
नहीं, आपको याद होगा कि पिछले महीने पेंडोरा लीक्स आई थी जिसमें हम्म। आईएसआई के साबिक काउंटर इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल नुसरत अमीन के बारे हम्म। में उनकी भी ऑफशोर कंपनियां निकली थी। आपको एडमिरल मंसूरुल हक याद होंगे, जिन्होंने नेवी की 3 साल की तनख्वाह के बराबर करप्शन की और बाइज्जत इस दुनिया से गए। ये जो हमें अपनी कॉमन गुफ्तगू में ब्लडी सिविलियंस कहकर मुखातिब करते हैं, हम्म। तो इनको पूछने के लिए पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये कहते हैं कि जनाब, जब आप हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं तो आप इदारों पे तनकीद करते हैं। हालांकि इदारे पाकिस्तान के आइन में सिर्फ 3 है, पार्लियामेंट, जुडिशरी और हम्म। एग्जेक्टिव। ये सब और सब महकमे हैं और इन महकमों को अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। अजीब बात यह है कि शायद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ जो है वो अवाम के सामने जवाबदेह हैं, लेकिन उनके जो मातहत हैं, जो कि ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के या ग्रेड 20 के सरकारी अफसर हैं, वो अवाम के सामने जवाबदेह नहीं है और कौमी सलामती की आड़ लेकर ये हर चीज से कन्नी कतरा कर बच निकलने की कोशिश करते हैं। इस वक्त भी कोयटा की सड़कों पर ईरान से आने वाला पेट्रोल फरोख्त हो रहा है 170 रुपए लीटर, और पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर जो फौज है उसकी मौजूदगी में ये पेट्रोल स्मगल होकर कोयटा तक पहुंचता है, कराची तक पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि फौज डायरेक्टली स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व है और उस पैसे से बेनिफिट भी कर रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 ऑफिसर्स को बाकायदा कोर्ट मार्शल करके सजा भी दी थी, जिसके बेटे से फरारी पकड़ी गई थी, लेकिन कभी आपने सुना कि उनकी पेंशन जब्त की गई हो? कभी आपने सुना कि उनकी क्या कहते हैं मेडिकल फैसिलिटीज जब्त की गई हो? इन लोगों ने स्टेट विद इन स्टेट कायम कर रखी है। आप पूरे एबटाबाद शहर के अंदर चले जाएं, आपको लोगों के चूल्हों के अंदर गैस नहीं मिलेगी, लेकिन पीएमए काकूल का जो जिना गेट है ना, उसके दरवाजे के ऊपर जो संतरी बैठा है, उसके चूल्हे के अंदर 24 घंटे फुल स्पीड पर गैस आती है। लेकिन अवैस, ये जनरल फैज, जाते जाते हम पूछते जाएं, जनरल फैज का भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी कि इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो उनको रोकना चाह रहे थे कि वो वही रहें डीजीआईएसआई, और उसके ऊपर बड़ा एक तमाशा मचा था जो उन्होंने साइन नहीं कर रहे थे इमरान खान साहब, पता नहीं असल क्यों। में असल में इमरान खान साहब को लगता था कि जनरल कमर जावेद बाजवा उनके ऑल्टरनेटिव से बातचीत कर रहे हैं, इसलिए वो फैज हमीद साहब ने उनको यकीन दिलाया था कि अगर वो उन्हें नेक्स्ट आर्मी चीफ बना दें तो वो इमरान खान की अगली टर्म को भी इंश्योर कर देंगे। तो इस बात को आर्मी चीफ ने बहुत ही एमिकेबली हैंडल किया। आर्मी चीफ ने अपनी मर्जी से एक ऐसा डीजीआईएसआई लगाया जो फैज हमीद की तरह इनिशिएटिव नहीं ले सकता, और हर बात जो है वो खुद आर्मी चीफ से पूछ कर करेगा, क्योंकि तहरीक लब्बैक का जो रीसेंट धरना हुआ है, जो एहतजाज हुआ है, उसके बारे में लोग कह रहे थे कि ये बेसिकली आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस की लड़ाई थी। आईएसआई की तरफ से फैज हमीद साहब जो हैं वो इस धरने को प्रोवोक कर रहे थे, और मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से इस धरने को रोकने की कोशिश की जा रही थी। तो बाकायदा ट्रांसफर होना आईएसआई चीफ का कोर कमांडर पेशावर के दौर पर इस बात की इंडिकेशन है कि आईएसआई पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं इस वक्त वो आर्मी चीफ के कब्जे में है और वो इस मुल्क के बिला शिरकत गैर हुक्मरान है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा लगा वैसे आपसे बात करके। बहुत कुछ लोग आई होप के समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत और ख्याल मैं रखिएगा। जाते मुझे जाते जाते जी। जाते फैज हमीद के हवाले से वो आपको फैज ही का शेर सुना जाऊं। पिछले जमानों में जब हम फैज की बात किया करते थे तो हमारे जहन में फैज अहमद फैज आया करते थे, लेकिन अब जब कोई फैज की बात करता है तो लोग फैज हमीद के बारे में सोचने लगते हैं। तो पुराने वाले फैज साहब ने इस वाले फैज के बारे में कहा था कि मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। बहुत खूबसूरत। और जाते जाते मैं भी आपको दिखाऊं कि मेरे पीछे जो इधर पिक्चर लगी है, ये मेरे फादर की है, फैज अहमद फैज के साथ। और अरे जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मैंने यहाँ पे बिल्कुल लगा के रखा है मैंने। और जैसे कि मेरे फादर भी जर्नलिस्ट थे, तो मेरे ख्याल है उसी टाइम की उनकी पिक्चर है फैज साहब के साथ। तो बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, और आई होप कि जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे हैरत है कि आपको अभी तक कोई टीवी चैनल रखे हुए, क्योंकि आप जिस तरीके से बात करते हैं तो मुश्किल हो जाता है। आजकल तो सब इनकी मर्जी के ही एंकर्स हैं, कोई ऐसा नहीं, मैं कम टीवी ही देखती टीवी हूँ। चैनल के ऊपर तो हम टमाटर के ऊपर बात कर रहे होते हैं, टीवी चैनल के ऊपर तो हम मौलवी के ऊपर बात कर रहे हैं, सब्जियों के रेट पर बात कर रहे होते हैं। असल खबरों पर बात करने पर पाबंदी लग चुकी है। पिछले जमानों में ना चैनल्स के नाम हुआ करते थे, समा, ARY, जियो। अब चैनल्स के नाम असल में ये हैं: ISPR1, ISPR2, ISPR3, ISPR4, ISPR5। बाटा के जूतों की तरह फ्लैट रेट चल रहा है मैम।
तो सर बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपको भी नॉर्दर्न एरियाज की सैर करनी पड़ जाए, तो इसलिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच। बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह ठीक हाफिज। है।